और जैसे यहाँ पे है इन्होंने, जैसे ये तो तुम लोग जानते ही, बड़ी बेसिक चीज़ क्या है, फंक्शन, मॉड्यूल जानते हो, फंक्शन जानते हो, वेरिएबल जानते हो, है ना। फंक्शन किस लिए होते हैं? कुछ काम करने के लिए होते हैं। फंक्शन किस लिए होते हैं? काम करने के लिए। मतलब जनरली हम जो कोड लिखते हैं किसी भी पर्पस से, वो कोड कहाँ लिखते हैं? फंक्शन के अंदर। और उसको फंक्शन को इसलिए हमेशा क्या देते हैं? एक नाम देते हैं, जिससे जब जरूरत पड़े तो उसी नाम से उसको क्या कर लें? कॉल कर लें। ठीक है, तो ये तो जानते ही। लेकिन फिर इसके बाद आप लोगों को एक अलग चीज़ बताई गई, एक अलग चीज़ बताई गई। क्या? ऑब्जेक्ट। एक अलग चीज़ बताई गई। क्या बताया गया? ऑब्जेक्ट। जैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, ये जो कोड है ये तो फंक्शन में भी नहीं है, ये तो सीधे कहाँ है? मॉड्यूल में। लेकिन हम लोग चाहें तो बना सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? ऐसे, कर्ली ब्रैकेट से, है ना। इसकी क्वालिटी क्या है? ऑब्जेक्ट में भी एक तरह से देखो जरा अच्छे यार, ये बताओ, एक मिनट, एक नया बनाते हैं पहले, एक नया बनाते हैं और फिर से बताते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स डॉट जेएस। ये देखो, अब देखो एक तरह से अगर हम यहाँ लिखें, सपोज करो लिखें लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, लिखते हैं क्या? ऐसे लिखने की थोड़ी स्टाइल डालो। फर्स्ट नेम रहा करे तो ऐसे मत लिखा करो, ऐसे पढ़ने में कंफ्यूजन होने लगती है ना। अक्षर कहाँ तक पढ़ें, जबकि ये दो अक्षरों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है ना, फर्स्ट और नेम। लेकिन तुम पहली बार में पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, फिर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट को ऐसे ही लिखा होता जैसे लिखा है, एन का एन कैपिटल में लिख देता, अब पढ़ने में आता कि नहीं? है ना। तो इस तरह से लिखो। फर्स्ट नेम लिख दिया, सपोज करो हमने राहुल, फिर लिख दिया लेट लास्ट नेम याद हो। ये दोनों क्या है? वेरिएबल। ये दोनों क्या है? वेरिएबल। और वेरिएबल का काम है क्या करना? वैल्यू स्टोर करना। वेरिएबल का काम क्या है? वैल्यू स्टोर। यही होता है ना यार, वेरिएबल में क्या पड़ी होती है? वैल्यू। और इसके बाद आप बनाते हो क्या? फंक्शन। जैसे मान लो फंक्शन बना दिया, जैसे फंक्शन बना दिया क्या? टीचिंग, और इस तरह से कर दिया। अब इसके अंदर कोड लिख दिया, मतलब वही टीचिंग जैसे कर रहे हैं, जो काम करने का तरीका यहाँ पे क्या किया? लिख दिया, कोड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये कोड हो गया, और ये क्या हो गया? वेरिएबल और वैल्यू, है ना। ये तो हो गया कि नॉर्मल हम इसको रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर हम इसी को चाहें, अगर हम इसी को चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। आखिर ये क्या रख रहा है? वेरिएबल, वैल्यू और फंक्शन माने क्या? काम। और कितने फंक्शन बना सकते हैं? मल्टीपल, जितना मेरा मन करे। अब अगर हम इसी को, अब जावा वालों ने कंसेप्ट दिया कि जावास्क्रिप्ट वालों ने, कि अगर आप चाहो तो इसी चीज को जैसे अभी ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? इस तरह से। इसी को हम चाहें तो ऐसे भी। अच्छा, इसको कैसे यूज करते? अभी यूज करना होता तो कैसे यूज करते? जहां फर्स्ट नेम की जरूरत पड़ती है वहां राहुल की जरूरत पड़ती है, वहां फर्स्ट नेम यूज करते। जहां यादव की जरूरत पड़ती है वहां किसको यूज करते? लास्ट नेम को। और जहां मान लो यहाँ कुछ प्रिंट का हम लाइन लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ प्रिंट करा दें, सपोज करो टीचिंग, राइट। तो इसका होता काम करने का, और ये होते वेरिएबल और वैल्यू, है ना। और इसको हम अलग अलग यूज कर। लेकिन अगर हम चाहते तो हम इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ? ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर रखें। तो अब हम यही लिखें क्या? अब इस तरह से लिखते क्या? सॉरी, क्या? फर्स्ट नेम, फिर लगाते क्या? कोलन, और वैल्यू लिख देते क्या? राहुल, है ना।
और इसके बाद लगा देते क्या, कॉमा, फिर लगा देते क्या, लास्ट नेम, और फिर लगा देते कोलन, और इसके बाद वैल्यू दे देते, सपोज करो यादव, ठीक है। और इसके बाद अभी देखो, अभी हाँ फिर कॉमा, और एक बना देते क्या, फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ सीधे उसका लिखना है क्या, नाम, क्या, टीचिंग, और यही यहाँ पे क्या कर दें। तो बताओ वही चीज यहाँ भी नहीं हो रहा है, लगभग वही चीज कहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तुम कहोगे एरर आ रहा है, देखो ये क्या है, अब हमने यही सारी चीज कहाँ डाल दी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और अब इस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं किसी कहाँ पे, वेरिएबल में। जैसे दे दिया लेट x, अब x के पास सब कुछ है, x डॉट करोगे फर्स्ट नेम तो राहुल मिलेगा, x डॉट लास्ट नेम करोगे तो यादव मिलेगा, x डॉट टीचिंग करोगे तो वो टीचिंग का मेथड है वो चल जाएगा। बस अब यही उसमें आ गया, जब यही किसमें आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया, तो यही फंक्शन नहीं बोला जाने लगा। देखो लेकिन हायर फंक्शन जैसा ही ना, इसी को बोले जाने लगा क्या, मेथड, और इन्हीं लोगों को वेरिएबल के बजाय बोला जाने लगा क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। इस कंसेप्ट के साथ, क्योंकि दुनिया में भी क्या होता है, दुनिया भर के ऑब्जेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में ढेर सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्ट्स के पास होती है कुछ प्रॉपर्टी और वैल्यूज, और कुछ होते हैं मेथड्स। प्रॉपर्टी वैल्यू बताते हैं इसकी क्वालिटी, और मेथड बताते हैं उसका काम जो वो करता है ना। जैसे अब यहाँ नाम x भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि हम यहाँ नाम क्या रख देते, टीचर। टीचर अब एक वेरिएबल है, टीचर डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो क्या पाएंगे, राहुल पाएंगे, टीचर डॉट लास्ट नेम करेंगे तो क्या पाएंगे, यादव, टीचर डॉट टीचिंग कॉल करेंगे तो टीचिंग नाम का मेथड मेरा चलेगा। आ रही बात कुछ समझ में? मतलब ये है, पहले देखो, पहले ये इस तरह से कहो, पहले ये खुले हुए थे, एकदम खुले थे, इंडिपेंडेंट थे, हैं, अब ये बंध गए हैं। अब कहाँ हैं ये, बंध गए हैं टीचर के साथ। अब अच्छा सोचो, फिर एक लास्ट क्लास में हमने बोला था, मान लो हमको यहीं पे टीचर, स्टूडेंट, मैनेजमेंट तीनों को रिप्रेजेंट करना, और हम ये ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट यूज ना करें तो भी कर सकते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। इसी के अंदर भाई टीचर के लिए अलग वेरिएबल बना लेते, मैनेजमेंट के लिए अलग वेरिएबल बना लेते, टीचर के और उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग वेरिएबल बना लेते, मेथड भी, फंक्शन भी उनके लिए क्या बना लेते, अलग अलग, लेकिन सब उसी में गड्ढमड्ढ रहता कि नहीं रहता। अब वो सब भाई मान लो, हमको मान लो 2 वेरिएबल चाहिए किसके लिए, टीचर के लिए, 2 चाहिए मैनेजमेंट के लिए, 2 चाहिए स्टूडेंट के लिए, तो 6 वेरिएबल बनाना पड़ता। अब मान लो 3-3 मेथड बनाने होते तो 3 त्रिका 9 बनाना होता क्या, मेथड, और सारे 9 फंक्शन। तो इसी एक मॉड्यूल में 6 वेरिएबल दिखाई देते हैं, 9 फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, स्कोप बहुत क्लियर नहीं है, हम चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे लिए यूज करना क्या हो जाता है, आसान। सही तरीका ये होता कि जब हमें रिप्रेजेंट करना था, तो अब हम यहाँ पे 3 इस तरह से क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, एक को टीचर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते, एक को मैनेजमेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते, और एक को किसको कर लेते, स्टूडेंट करके, और सब अलग अलग होता। तो हमको जब कहीं यूज़ करना होता, टीचर यूज, जब हमें सिर्फ मान लो, अब जैसे देखो, तुम कहोगे सर क्या फ़र्क पड़ता है अगर यही हम सारा इकट्ठा कर देते, तो जब सारा इकट्ठा कर देते, यूज करने के लिए डॉट लगाते या इससे मांगते, तो क्या देता, सब देता ना। जबकि तुम्हें काम करना है टीचर पे, तुम्हें फंक्शन किसके चाहिए, टीचर के, प्रॉपर्टी किसकी चाहिए, टीचर की, लेकिन दिखती किसकी, सबकी ना। फिर उसमें अपने काम का ढूंढते ना, कितना अच्छा होता कि उतनी ही चीज तुमको दिखाई देती जो तुम्हारे काम की है। इसीलिए तो हम उसे क्या करते, 3 ऑब्जेक्ट में क्या कर देते, बांट देते। अब हम टीचर डॉट करेंगे तो सिर्फ किसकी फंक्शनलिटीज पाएंगे, टीचर की। स्टूडेंट डॉट अगर ऐसे ही टीचर का बना दिया, ऐसे एक ऑब्जेक्ट किसका बना दें, स्टूडेंट का, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना दें किसका, मैनेजमेंट का। और नहीं अगर यही करते तो सब इकट्ठे रहता, डॉट लगाते, सब टीचर, मैनेजमेंट, स्टूडेंट सब इकट्ठे आते, उसी में से अपने काम की चीज़ हम क्या करते तब ढूंढते। तुम फिर सोचोगे अरे सर जी कौन सी दिक्कत हो जाती है, 8-9 तो मेथड रहता, हम क्या कर लेते, ढूंढ लेते। यार जिंदगी भर 8-9 मेथड नहीं रहेंगे ना, जिंदगी भर 8-9 मेथड, जब रियल काम करोगे तो पता चलेगा भाई टीचर एक ही काम थोड़ी नहीं करता, बहुत काम करता है ना। जैसे पता उसका काम टीचिंग भी है, ब्रेक लेना भी है, प्रैक्टिस कराना भी है ना, असाइनमेंट देना भी है। तो ऐसे निकालेंगे तो 10 काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के भी 10 काम हो जाएंगे, मैनेजमेंट के भी 10 काम हो जाएंगे, तो 30-40-50 काम हो जाएंगे कि नहीं। तब तुमको डॉट लगा के जब यूज़ करना पड़ता, डॉट लगाते, मान लो इसको क्या करते तुम, इस मॉड्यूल को, इनको एक्सपोर्ट कर लिए होते बाहर,
तो फिर क्या करते, भाई डॉट लगाते तो सब आते कि नहीं आते, एक नुकसान। नंबर 2 नुकसान, सबको अलग अलग एक्सपोर्ट करना पड़ता, सबको क्या करना पड़ता, अलग अलग। आज हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर दें किसको, टीचर को, अंदर भले 10 चीज है, उनको अलग से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इतना इस पे क्यों जोर दे रहे हैं, जोर इसलिए दे रहे हैं कि आगे से प्लेराइट जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही बस तुम्हें क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में चीज देना ज्यादा सही है, इसीलिए वो हर चीज किस में दे रहे होंगे तुमको, ऑब्जेक्ट में। तो तुमको ऐसे ही ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट जब मिल जाएंगे थोड़ा आसान है। ऑब्जेक्ट के आगे जैसे क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के सारे मेथड्स और सारी प्रॉपर्टीज तुमको दिखाई देना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। जो मर्जी उसको यूज करो। आई बात को समझ में कुछ? तो फंक्शन का भी कंसेप्ट है और किसका कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट का भी कंसेप्ट है। अच्छा, अब एक बात और करते हैं, जैसे किसी टूल की, पहले एक चीज़ ये समझना ज़रूरी है, टूल या ऑटोमेशन का मतलब क्या है, पहले तो यही जान लो। पहले तो आओ, हाँ पहले इसके बेनिफिट पे आते हैं। भाई देखो, मैनुअल टेस्टिंग का बेसिक आप लोगों को कुछ बताया गया, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग कैसे होती है, मैनुअल टेस्टिंग सिंपल से होती है, एक बेसिक प्रोसेस फिर से याद दिलाएं आपको। तो क्या होता है, एक एप्लीकेशन जब बनना होता है तो पूरी एक क्या होती है, टीम होती है। उस टीम में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, लोग होते हैं। जैसे फिर से लिख रहे हैं, एक होता है प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर मतलब एक आदमी को जिम्मा दे दिया गया होता है, ये प्रोडक्ट जो है ओनर ना, बनाना नहीं है, पूरा संभालना तुम्हें है। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बन रहा है, हम ही एक प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, मान लो क्या, जैसे हमारे पास ही पैसा है, हम ही एक प्रोडक्ट क्या करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं किसी भी पर्पज से। सपोज करो हमें ऑनलाइन क्या करना है, ऑनलाइन हमें ऊपर ही बेचनी है, हमको क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, तो हम एक टीम लाएंगे ना, एक आदमी रखेंगे सीनियर सा, जिसको देंगे पूरी जिम्मेदारी। हम सबसे थोड़ी डायरेक्ट बात करेंगे, मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ होगी, अगर हम बिजनेसमैन है तो हम एक आदमी से बात करेंगे ना। वो आदमी कौन होगा, प्रोडक्ट ओनर। किसी आदमी को ले आएंगे हायर करके, कोई सीनियर बंदा होगा जो 15-20 साल का क्या होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, 60-70 लाख का उसका पैकेज होगा। हम उसको हायर करेंगे, वो रहेगा क्या, प्रोडक्ट ओनर। उसकी पूरी जिम्मेदारी आगे क्या करना है, हमें सिर्फ हम कंपनी के मालिक हैं, हमें सिर्फ बात किससे करनी है, प्रोडक्ट ओनर से। हम नहीं टेस्टर डेवलपर के पास जाएंगे, क्या कर रहे हो क्या नहीं, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। हेलो, हाँ हाँ, तो ठीक है, तो मतलब हमारे लिए क्या करना है, कुछ है रास्ता, कोई नहीं मिल रही है 100%। हाँ तो हाँ 5 बजे तक, हाँ ठीक, चलो जैसा आप बात करो। पर क्या है, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओनर होते हैं, उन लोगों को चलो पुराना याद कर दें, क्या होते हैं, ये मतलब बिजनेस एनालिस्ट, जिनका काम होता है जो चीज़ बननी है उसको लिखना, ठीक है। बीए होते हैं, डेवलपर होते हैं, टेस्टर्स होते हैं और डिज़ाइनर्स होते हैं, है ना। ये 4-5 तरह के लोग होते हैं एक टीम में, जो कि एक सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मिलके बनाते हैं। सबके अपने अलग अलग क्या होते हैं, काम होते हैं। प्रोडक्ट ओनर पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, बीए की जिम्मेदारी है क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के लिखना। डेवलपर का काम है उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के क्या करना, डेवलप करना। टेस्टर का काम है उस रिक्वायरमेंट को पढ़ के टेस्ट केस लिखना, और बाद में जब चीज़ आए क्या करना, टेस्ट करना। और डिज़ाइनर का काम है वो डिज़ाइन बनाना, जो तुमको बटन बटन नहीं दिखती किसी एप्लीकेशन में, बटन फोटो सोटो सब जो दिखती हैं, ये सब कौन करता है, ये सब HTML डिज़ाइनर करता है। तो ये 4-5 तरह के लोग एक टीम में होते हैं। अब तुमको अच्छा टेस्टर्स के बारे में बताएं, तो जैसे बीए है, पता चला बिजनेस एनालिस्ट ने 5-7 रिक्वायरमेंट जो कस्टमर को चाहिए वो कायदे से क्या किया, लिखा। लिखने के बाद किसको दिया, डेवलपर को। डेवलपर को के बाद उसे वो फिर डेवलपर डेवलप करने लगा, टेस्टर क्या करने लगेगा, टेस्ट केस लिखने लगेगा। फिर उधर डेवलपर डेवलप करके देगा, टेस्टर टेस्ट केस लिख के रेडी होगा, और वो फिर उसको चला के क्या करेगा, देखेगा। मान लो बीए ने कितनी रिक्वायरमेंट लिखी थी, 10। उसके ऊपर डेवलपर ने क्या किया, उनका डेवलपमेंट शुरू किया। टेस्टर्स ने मान लो उसके ऊपर लिखे क्या, 200 टेस्ट केस, है ना।
और डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है, हो गया। और तुमको ये भी बताया है एक काम होता है ये किसमें, इसको बोलते हैं एक वन साइकिल मतलब एक ड्यूरेशन, जैसे 3 हफ्ता तो 3 हफ्ता, 3 हफ्ते के अंदर पूरी टीम को मिलकर 10 चीज जो बीए ने लिखी है बना के क्लाइंट को क्या करनी है, डिलीवर करनी है। उसको साइकिल भी बोलते हैं, या एक वर्ड और चलता है क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। क्या बोलेंगे, स्प्रिंट। जैसे किसी कंपनी में जाओगे तो स्प्रिंट 3 हफ्ते की होगी, तो मतलब 3 हफ्ते में आपको बना के देना है, ऐसा नहीं पूरा। अरे एप्लीकेशन में तो 500 चीज है, धीरे धीरे 10 चीज का ठेका लिया कि इस 3 हफ्ते में 10 चीज बना रहे हैं तो 10 चीज आप बना के दोगे, फिर अगले 3 हफ्ते में फिर 8-10 चीज उठाओगे, फिर वो बनाओगे, धीरे धीरे ऐसे तो सॉफ्टवेयर क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। अब मान लो हमने लिखे कितने टेस्ट केस, 200, ठीक है। फिर पहली स्प्रिंट हुई, खत्म हो गई 3 हफ्ता, फिर दूसरी क्या हुई, सेकेंड स्प्रिंट क्या हुई, चालू हुई, फिर वही किया, फिर वही बीए ने क्या लिखे, मान लो इस बार 10 या इस बार ये देखो ये 10, ऐसा नहीं हमेशा 10 ही रहेगा, कम ज़्यादा हो सकता है यार, छोटी रिक्वायरमेंट है, छोटी चीज़ें तो 12 हो जाएंगी, बड़ी है तो 8 और 7 भी हो सकती है ना। तो 12 रिक्वायरमेंट इस बार लिखा उसने, फिर डेवलपर डेवलप करेगा, टेस्टर क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा, फिर काम करके खाली होगा, फिर 3 हफ्ते बाद फिर 10-12 चीज, ऐसे ऐसे तुम्हारे जैसे देखो पहले 200 टेस्ट केस लिखे थे, दूसरी बार जब 12 रिक्वायरमेंट आई तो अब इस बार टेस्टर ने क्या किया, पता चला टेस्टर ने इस बार 180 टेस्ट केस लिखे, तीसरी स्प्रिंट में और लिखे, चौथी में और लिखे, धीरे धीरे करके आपके टेस्ट केस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और टेस्टिंग का एक नेचर समझाया हमने शुरू में, आप सबको समझाया था कि एक सॉफ्टवेयर मान लो 1 साल से बन रहा है, पिछले 1 साल से बन रहा है, तो अभी तक बताओ 1 साल में कितनी चीज़ बन गई होगी, बहुत बन गई होंगी, उसका 150 रिक्वायरमेंट क्या है, बन चुकी है। अब एक रिक्वायरमेंट अगर तुम ऑन एवरेज अगर मान लो एक रिक्वायरमेंट तुम 50 टेस्ट केस भी लिख रहे हो, तो 150 गुणे 50 करो, कितना हो जाएगा, 5-7 हज़ार क्या हो जाएंगे, टेस्ट केस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई। टेस्ट केस लिखोगे आप, थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे बढ़ते चल जाएंगे। लेकिन मान लो आज हम बात कर रहे हैं 1 साल बीत चुका है, टेस्टिंग का ये नेचर समझना, और 1 साल बीत चुका है, 1 साल में मान के चलो 20 स्प्रिंट क्या हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। अब 20 स्प्रिंट में मान लो हमने 20 स्प्रिंट में, हर स्प्रिंट में कभी 200 कभी 100 कभी 150 ऐसे ऐसे टेस्ट केस लिखते लिखते अभी तक हम लोग मान लो लिख चुके हैं कितने टेस्ट केस, 4000। अब 2 साल बीत चुके हैं, 1 साल बीत चुका है, 4000 टेस्ट केस लिख के रेडी हैं। नई स्प्रिंट आई, मान लो ये स्प्रिंट है कौन सी, 21वीं, फिर से कितनी रिक्वायरमेंट आई, मान लो 7 रिक्वायरमेंट, किसने लिखी, बीए ने। डेवलपर टेस्टर क्या लिखेगा, टेस्ट केस लिखेगा ना। मान लो उसने 7 के लिए लिखे कितने टेस्ट केस, मान लो 80 टेस्ट केस लिखे, कितने टेस्ट केस लिखे, 80। अब याद रखना डेवलपर को, अब सॉरी टेस्टर को, तो क्या टेस्ट करना पड़ेगा जब टेस्ट करने के लिए आएगा, तो ये 80 चीज जो लिखा है टेस्ट करके देखेगा ना, और 4000 चीज पहले से जो बनी है इनको भी टेस्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का एक नेचर होता है कि एक लाइन भी अगर सॉफ्टवेयर में चेंज हुई तो टेस्टर को फिर से पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए टेस्टर का काम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आज जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट में जैसे हम गए, अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि हम एक प्रोजेक्ट में गए और वो नया शुरू हो रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर हम किसी प्रोजेक्ट में जैसे क्या होगा, कहीं इंटरव्यू देंगे, कहीं सिलेक्शन होगा, वहाँ हम जब जाएंगे तो पता चलेगा 4 साल से काम हो रहा था, ऑलरेडी 2500-3000 टेस्ट केस बन के रखे हैं, और नई स्प्रिंट शुरू हुई, अब हम नया काम करना क्या किए, शुरू किए, तो जो नया रिक्वायरमेंट आई वो तो हम टेस्ट करेंगे ही करेंगे। वो जो 3000 चीज पहले से बन चुकी है, 3000 टेस्ट केस जिसके लिए लिखे जा चुके हैं, वो भी हमें टेस्ट करना होगा, क्योंकि कुछ भी नए बदलाव से पुरानी जो चीज चल रही थी वो डिस्टर्ब हो सकती है। समझ लो सॉफ्टवेयर एकदम ताश के पत्ते की तरह होता है, अगर एक भी खींचा गया तो हो सकता है पूरा क्या हो जाए, वो गिर जाए। इसीलिए हमें फिर से पूरा टेस्ट करना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। देखो कितना अच्छा नाम रखते हैं ये लोग। रिग्रेशन का मतलब होता है दोहराव, दोहरा ही तो रहे हो, नया तो टेस्ट कर ही रहे हो, पुराना भी टेस्ट करना है। अब अच्छे देखो 4000 पहले थे, 80 नए हुए, अब अगली स्प्रिंट में क्या होगा,
70 चीज नहीं आई तो 70 तो टेस्ट करोगे ही करोगे, और 4080 चीजें जो पुरानी हैं वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। और यही कही जाती है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। यही कहा जाता है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग समझ में आई बात, बोलो क्लियर है। अब यहीं से समस्या पैदा होना शुरू होती है। एक टेस्टर को समस्या ये होती है कि यार समय तो तुम देते हो 3 ही हफ्ते का, 3 हफ्ते में बनना भी है, उसको टेस्ट केस भी लिखना है 3 ही हफ्ते में, फिर जो नई चीज बनाया है उसे टेस्ट भी करना है, और जो पुरानी चीज बनी है उसको भी क्या करना है, टेस्ट करना है। तुम्हारे दिमाग में एक बार को आ सकता है कि सर जी न टेस्ट करें तो क्या हो जाएगा, न टेस्ट करें तो वो सब तो चल ही रहा था। तो सुनो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम लोग पहले काम करते थे 2010 में, एक एप्लीकेशन था वो डेवलप हो रहा था कॉल सेंटर्स के, मतलब जो हमारी कंपनी थी हेल्थ केयर की बहुत बड़ी कंपनी थी, यूएस की 2nd नंबर की कंपनी थी वो, आज भी है बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। उसमें 5-6 लाख एम्प्लॉई थी। तो उस कंपनी का कॉल सेंटर था अपना, वो हेल्थ केयर से रिलेटेड था, मतलब पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम, इन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड हेल्थ केयर का वो था। तो उनका एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। अब मान लो, सपोज करो, अब ये भी हम बता दें, इसके पास जो मेरी कंपनी थी उस समय UHG, अब तो नाम बदल गया है, ऑप्टम हो गया है उसका नाम, है। पहले उसका नाम क्या था, UHG नाम था, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ठीक है। तो वो जो कंपनी थी उसके पास 10,000 एम्प्लॉई थे। कितने, 10,000 सिर्फ कॉल सेंटर वाले बंदे थे। कितने बंदे थे, 10,000। ये भाई जब 6 लाख एम्प्लॉई हैं तो करोड़ों में उसके पास क्या है, कस्टमर हैं, जिनको कोई दिक्कत होगी तो वो सब किस पे मिलाएगा, फोन, कॉल सेंटर पे। तो वही सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे थे। देखते हो ना तुम लोग, कॉल सेंटर वाले बात करते हो, सब बताते हैं वो कैसे, वो कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर खोल के, जिसको हमारे जैसे लोग क्या किए होते हैं, बनाए। तभी तो आप कई बार रोकते भी हैं कि सर जरा तुम वेट करो, वो वही कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर में चीजें खोल के देख ही रहे होते हैं, है ना। तो फिर इसके बाद 10,000 कॉल सेंटर की एम्प्लॉई, मान लो एक नई स्प्रिंट आई, नई स्प्रिंट में काम होना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, कुछ नया बनना था, हमने क्या किया, बनाया, हमने नया वाला टेस्ट किया, ये मान के कि पुरानी की चीज़ें तो क्या थी, सही थी, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का नेचर है। अब उस चक्कर में क्या हो गया, पुरानी कोई चीज़ क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। मान लो एक कस्टमर वाला सेक्शन था जहाँ से कस्टमर की डिटेल आती, वो डिटेल क्या हो गई, उस पेज में क्या हो गया, कुछ नया बनाया डेवलपर ने, जिसकी वजह से कस्टमर में क्या आ गई, कुछ कस्टमर वाले में कुछ क्या आ गई, प्रॉब्लम। अब फ़ोन जब आया, कस्टमर कॉल सेंटर वाला खोला तो कस्टमर की डिटेल उसको क्या हो रही है, दिखाई नहीं दे रही। 10,000 लोग यही इसीलिए तो बैठे थे कस्टमर की डिटेल बताने के लिए। अब ये डिफेक्ट क्या था, नया नहीं था, पुरानी चीज़ थी, चल रही थी, लेकिन कुछ नया बनाए, इसकी वजह से कुछ पुराना क्या हो गया, बिगड़ गया। नया बनाया, पुरानी चीज़ नहीं टेस्ट की। वही तो है कि हमें ये लगा कि क्या पुराना टेस्ट करें, पुराना तो सब कुछ क्या था, सही था, लेकिन वो क्या हो गया, गड़बड़। अब इसकी कीमत सुनो क्या हो। अब मान लो जब गड़बड़ हो गया, कंपनी को पता चला, अब जो उनकी कॉल सेंटर वाले 10,000 बंदे थे, बोले अरे चल ही नहीं रहा, हल्ला हुआ। अब बात पहुंची कहाँ, डेवलपमेंट टीम तक, वो लोग जुटे, ठीक करने में लगे। 4 घंटे में मान लो वो लोग इशू क्या किए, रिजॉल्व कर दिए। 4 घंटे बाद इशू वो हो गया। अब लेकिन क्लाइंट का देखो नुकसान कितना, 10,000 आदमी रखा था वो बताने के लिए, जवाब देने के लिए ना, 10,000 लोग 4 घंटे के लिए क्या बैठे, खाली। अगर एक कॉल सेंटर की एम्प्लॉई की हम बिलिंग की डिटेल अगर मान के चलें $15 या $10 पर मंथ है, कितनी है, $10 पर मंथ है, तो 10,000 आदमी 4 घंटे मतलब 10 चौका 40, और 40 गुणे 10 कितना हुआ, 4 लाख। $4 लाख का नुकसान उसे कितनी देर में हुआ, 4 घंटे में। रुपए में कन्वर्ट करो, लगभग ये पहुंचेगा कितना, लगभग पहुंचेगा आज की करेंसी पे 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ का नुकसान उसे हो गया 2-4 घंटे में। और कस्टमर का जो वो हुआ डिससेटिस्फैक्शन, जो कस्टमर गुस्सा हुआ वो अलग है, जो बिजनेस पे वो नुकसान हुआ छोड़ो, ये जो नुकसान हुआ कि हम भाई हम इनको पैसा देते हैं, सैलरी देते हैं ना काम कराने के लिए, अब ये लोग 10,000 लोग आके क्या दिन भर थे, 4 घंटे 5 घंटे क्या किए, खाली बैठे। तो पैसा तो हम तो सैलरी दे ही रहे हैं ना, हम तो उनको बिलिंग उनकी कर ही रहे हैं ना, तो इतना नुकसान हुआ। इसी वजह से की जाती है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। भाई रिस्क नहीं ले सकते, एक छोटी सी गलती की कीमत कुछ भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसीलिए पूरा सॉफ्टवेयर फिर से टेस्ट किया जाता है। इवन था भी एक बार
क्या, जैसे देखो एक वो बन रहा था, एक सैटेलाइट नासा वालों ने छोड़ा था और गया, वो कुछ दूर गया, कुछ दूर क्या हुआ, गया और इस वक्त गायब हो गया। मतलब काफ़ी देर तक तो ट्रैक कर पाए, इसके बाद वो गायब ही हो गया, इनके कंट्रोल से क्या हो गया, बाहर निकल गया। गलती क्या थी? गलती ये थी कि ये लोग दो अलग अलग टीमें जो सभी काम कर रहे थे, एक लोग मीटर में बात कर रहे थे और एक लोग किस में बात कर रहे थे, फीट में बात कर रहे थे, और प्रॉपर उसकी टेस्टिंग की नहीं गई। जब वो चीज़ प्रोडक्ट क्या हुआ, जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ, जबकि उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए लगे थे, सब क्या हो गया, जब आपके हाथ से सैटेलाइट निकल गया तो सब क्या हो गया, आपका जीरो हो गया, 500 करोड़ रुपए पूरे क्या हो गए, स्वाहा हो गए। कई बार ऐसे भी सॉफ्टवेयर रहा है, एक कॉमा की वजह से पूरा मिशन क्या हुआ है, फेल हुआ है, और जिसमें कई हजार करोड़ रुपए लोगों ने क्या किए हैं, खर्च किए हैं। इसीलिए जैसे जो नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, तो ऐसा होता है 2 डेवलपर पे, लगभग 2 से 3 डेवलपर पे, मतलब 10 डेवलपर हैं तो मान के चलो 4 टेस्टर होंगे। लेकिन नासा वासा में क्या है मालूम है, वहाँ 10 डेवलपर रहेंगे, 50 टेस्टर रहेंगे। वो लोग रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि जब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत उसमें रिस्क है ना। अगर कुछ भी छोटा नुकसान हुआ तो इसीलिए ऐसी कंपनियों में जहाँ यहाँ टेस्टिंग होगी तो वहाँ डेवलपर कम रहेंगे और टेस्टर्स क्या रहेंगे, ज़्यादा, क्योंकि गलत चीज़ आगे हम नहीं बेच सकते, क्योंकि एक बार हो गई गलती, निकल गई चीज़ हाथ से, तो फिर हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए की जाती है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग। अब लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग अब ये है, तो ये तो तुम्हें समझ में आया, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है। अब लेकिन समय भी जरा जोड़ो भाई, समय कितना लगेगा। अगर मान लो मेरे पास 2000 टेस्ट केस हैं, कितने टेस्ट केस हैं, 2000। एक टेस्ट केस में कुछ चला, जो हमने लिखा है उसको हम चला के देखने में हमें टाइम लगता है मान लो 10 मिनट। कितना, 10 मिनट। तो 2000 टेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, 20,000 मिनट 60 से भाग दोगे, कितना आएगा ये, मेरे ख्याल से आएगा 300 के आसपास, क्या 340, कितने घंटे लगेंगे, 340 या 400 घंटे जो भी है लग रहे हैं उसके। ठीक है, हाँ ठीक है, 350 घंटे लग रहे हैं। बताओ इतना टाइम कहाँ है। एक आदमी तो एक दिन में 8 ही घंटे काम करेगा, एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करेगा। मान लो 3 दिन तुमको रिग्रेशन के लिए मिल रहा है, तो कैसे हो पाएगा बताओ, हो ही नहीं पाएगा। एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, 3 दिन में कितना कर पाएगा, 24 घंटे। अब 340 घंटे काम करना है तो कम से कम 12-14 आदमी चाहिए, और वो भी तब तक कहीं जाके 3 दिन में मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि रिग्रेशन करना क्या है, जरूरी है, नहीं तो भैया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन चलो कंपनी है भाई, पैसा है उसके पास, तो वो क्या कर रही है रखिए अब 10 आदमी, 12 आदमी, 15 आदमी जो उसके लिए करते हैं काम, रिग्रेशन करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। लेकिन खर्चा तो लग रहा है ना कंपनी का, 12 आदमी रखा है तो 12 आदमी को सैलरी तो देता है कि नहीं देता है, हाँ 12 आदमी को सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ऐसा नहीं है ये खर्चा कम होगा, ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाएगा चीज़ें रिग्रेशन की क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अब ये चीज़ कैसे पूरी हो, और मतलब खर्च कम होने वाला नहीं है। अब अच्छा मान लो 340 घंटे लग रहे हैं, कितने, अब एक सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है कोई, अगर ऑन एवरेज बिलिंग जो है कितनी है, $30 है, 340 × 30 करो, कितना हो, 340 दहा में 3400, यहाँ लगभग वही 10,000, मतलब क्या $10,000। $10,000 का मतलब लगभग मान के चलो 9 लाख रुपये। तो हर बार जब रिग्रेशन होगा तो रिग्रेशन का खर्चा कितना है, 9 लाख। हर बार रिग्रेशन करने में 9 लाख रुपए का खर्चा होता है। और ये भी बता दें एक स्प्रिंट में कम से कम 2 बार होता है रिग्रेशन, तो कितना हो गया, 18 लाख रुपए हर स्प्रिंट में, 20 लाख रुपए एवरेज मान के चलो हर स्प्रिंट में खर्चा हो रहा है। एक साल में कितनी स्प्रिंट हो गई, मान के चलो अगर 3 हफ्ते की हैं तब भी कम से कम 15 स्प्रिंट तो होंगी। कितनी होंगी, 15 स्प्रिंट। तो 15 गुणे करो 20 लाख, कितना हो गया, 3 करोड़। एक साल में कितना खर्चा हुआ, 3 करोड़।
अब 5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है तो ऑन एवरेज मान के चले कितना 15-20 करोड़ खर्चा हो रहा है सिर्फ किसमें, रिग्रेशन टेस्टिंग करने में। हम दूसरे टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे। और ये खर्चा ऐसा नहीं है हर हफ्ता, ये जो हर 3 हफ्ते पे 20 लाख लग रहा है, हर 3 हफ्ते पे 20 लाख कंपनी का लगेगा, क्योंकि ये काम मैनुअली हो रहा है, इंसान कर रहा है। अब यहीं से पिक्चर में आते हैं कौन, ऑटोमेशन टेस्टर। कौन आते हैं पिक्चर में, ऑटोमेशन टेस्टर्स। अब इनके बारे में जानो। ये ऑटोमेशन टेस्टर्स ये क्या कहते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर वो कहते हैं कि आपका जो एक टेस्ट केस है, अच्छा ये बताओ इसमें खर्चा कितना है। मान लो मेरे पास, एक बार खर्चा जोड़ते हैं, मान लो मैनुअल वाले की बात कर रहे हैं, ये ऑटोमेशन है या ये ऑटोमेशन है और एक क्या है, जरा खर्चा जोड़ते हैं। मैनुअल टेस्टर का खर्च देखो, एक मैनुअल टेस्टर को कितना खर्च करना पड़ा। अब एक मान लो, ऐसे तो हम बहुत टेस्ट केस हैं, हम इस नज़रिए से देखते हैं, एक टेस्ट केस के नज़रिए से। इस नज़रिए से एक टेस्ट केस में कितना खर्चा आएगा। अरे यार वो टेस्ट वो टेस्ट केस बार बार टेस्ट होगा कि नहीं होगा, आज भी टेस्ट होगा, अगली बार भी टेस्ट होगा, अगली बार भी, हर टेस्ट। हमने यही तो बताया है कि जब टेस्टिंग करने की बारी आएगी तो सब कुछ फिर से पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। तो हर टेस्ट केस फिर से चलाना पड़ेगा कि नहीं चलेगा। अब मान लो हम एक टेस्ट केस की बात करते हैं, एक टेस्ट केस में कितना खर्चा आएगा अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा 5 साल चला तो। टेस्ट केस लिखने में कितना लगा, राइट करने में लगा कितना 15 मिनट, या और बढ़ा दिए चलो 20 मिनट लगा, या चलो 30 ही मिनट कर दिए, ठीक है। 30 मिनट में क्या किया हमने, टेस्ट केस लिख लिया इसके मैनुअल टेस्टर ने। इसके बाद जब उस टेस्ट केस को चलाएगा तो कितना टाइम लेगा, 10 मिनट। जब भी उसको हाथ से चला के देखेगा तो एक टेस्ट केस में कितना टाइम दे रहा है, 10 मिनट। एक स्प्रिंट में कितनी बार कर रहा है, 2 बार। तो कितना खर्च हुआ, 10 गुणे 2 कितना, 20 मिनट। एक टेस्ट केस, एक स्प्रिंट में एक टेस्ट केस के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, 20 मिनट का। 5 साल में कितना खर्चा होगा, अगर एक साल में 16 वो मानो स्प्रिंट मानो, 5 साल में कितने स्प्रिंट हो जाएंगे, 80। तो गुणे 80 करो तो 5 साल में कितना खर्चा टोटल आया, 1600 मिनट। स्प्रिंट नहीं, 1600 मिनट। देखो टोटल है 80 स्प्रिंट और हर स्प्रिंट में कितना टाइम हम दे रहे हैं, 20 मिनट। एक टेस्ट केस की बात हो रही है, तो टोटल कितना खर्चा आया एक टेस्ट केस के ऊपर, 20 गुणे 80 मतलब कितना, 1600 मिनट। 5 साल में इसके ऊपर कितना खर्चा होगा, 1600 मिनट। इसको जरा 60 से भाग दो, लगभग आएगा मान के चलो 30 घंटा। कितना आया, 30 घंटा। और गुणे क्या करो, 90 बराबर कितना आया, 27,000 रुपये। इतना ही होगा ना, अच्छा 90 है, अच्छा 90 गुणे 1600, अच्छा ये 30 घंटे है ना। अरे यार गुणे 90 किए, अब बिलिंग का रेट तो जोड़ो। टेस्टर का अगर बिलिंग का रेट कितना है, $20, तो कितना हुआ, 9 तारीख 27 दूनी 54। कितना आया ये, 54 नहीं भाई जोड़ो पहले, 2 3 9 तारीख 27 दूनी 54,000 आएगा भाई। कितना खर्च हुआ, 54,000 रुपये खर्च हो रहा है किसके ऊपर, एक टेस्ट केस के ऊपर। ये किसकी बात है, 5 साल में एक टेस्ट केस के ऊपर खर्च हो रहा है कितना, 54,000 रुपये। और ऐसे तुम्हारे पास कितने टेस्ट केस हैं, हजारों। एक टेस्ट केस के ऊपर 5 साल में खर्चा कितना किए तुम, 54,000 रुपये। ये है। अब ऑटोमेशन वाला क्या बोलेगा, ऑटोमेशन वाला बोलेगा कि एक काम करते हैं कि आपका ये जो टेस्ट केस है जो आप 30 मिनट में लिख देते हो, हम लोग ऑटोमेशन वाले हैं, हम लोग इतने फास्ट नहीं हैं, हम लोग 30 मिनट। भाई मैनुअल टेस्टर क्यों लिखते हो, तो अंग्रेजी में लिख रहा है ना, वो तो बस ये लिखेगा क्लिक ऑन दिस ये वो। लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ी, हम लोग तो क्या लिखेंगे, कोड लिखते हैं। तो वो तो अपना काम 30 मिनट में कर देता है, एक टेस्ट केस लिख देता है। लेकिन हमको उसे ऑटोमेट करने में हो सकता है लग रहे हों 240 मिनट। तो हम लोग तो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 8 गुना। तो तुम कहोगे सर जी ऑटोमेशन तो क्या है, महंगा है। लेकिन
अब एक बार हमने ऑटोमेशन कर दिया तो अब हमको उसे हाथ से टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं आएंगे हम, ये रन बटन देख रहे हो, इस पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे और अपने आप ये टेस्ट करके हमें दे देगा कि सही है कि गलत है। और हर बार, और अच्छी एक बात होता है, जिस दौरान वो टेस्ट कर रहा होगा मेरा कोड, उस दौरान हम बैठ के देख थोड़ी ना रहे होंगे, हम अपना कोई दूसरा काम कर रहे होंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, जब मशीन उसको टेस्ट कर रही होगी तब हमको टेस्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 240 मिनट लगा। अब मान लो टाइम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पैसा खर्चा होता है आदमी के समय का। कंप्यूटर का कौन सा, कंप्यूटर को तो बोलोगे 24 घंटे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसे क्या दिक्कत है। तो वो 240 मिनट खर्च कर रहा है, ये कितना खर्च कर रहा है, 1600 मिनट। मान लो मेंटेनेंस का कुछ और खर्च, मान लो 240 गुणे कितना करें, 4 घंटे हो गया, घंटे में कितना हो गया 4। और बिलिंग का रेट मान लो इसका ऑटोमेशन वाले का कितना है, $30, तो कितना खर्च हुआ, $120। और गुणे क्या करो, 90 करो, कितना है 10,800। 10,800 और मान के चले 12,108, 10,800 और मान के चले 10,000 और खर्चा पकड़ लिए, 10,000 और खर्चा पकड़ लिए भाई, मशीन का, बिजली का, इसका उसका, टोटल कितना खर्चा हुआ, मान लीजिए 20,000 टोटल। हाँ, टोटल कितना खर्च हुआ, 20,000। 20,000। तो एक टेस्ट केस के ऊपर कितना खर्चा हुआ, 20,000 5 साल में। और ये एक पे कितना खर्चा कर रहा है, 54,000। तो बताओ, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो मेरे ख्याल से ये 60% क्या है, सेविंग करके दे रहा है। यही कह के तो ऑटोमेशन बेचा जाता है। एक कंपनी से जब हम लोग कहते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते रहते हैं, फिर होता है कि आप ऑटोमेशन कराओ, तो उनको यही फिगर पूरा बना के दिखाते हैं क्लाइंट को कि देखो यार, अभी शुरू में तो खर्चा देखो, शुरू में खर्चा ज़्यादा नहीं लग रहा है भाई, मैनुअल टेस्टर तो 10 मिनट में लिख देता है, ऑटोमेशन वाला कितना लेता है, 8 गुना ज़्यादा समय लेता है। तो हम उसको यही समझाते हैं कि यार देखो, शुरू में तो देखो खर्चा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अभी तुम भले घाटे में हो, लेकिन एक टाइम के बाद फ़ायदे में, जिसे पता चला, हम उसको एक टाइम देंगे कि साल भर के बाद ऐसा होगा कि फिर क्या होगा, ऑटोमेशन और मैनुअल का खर्चा क्या हो जाएगा बराबर। क्योंकि मैनुअल का खर्चा कभी कम नहीं होगा, वो तो हमेशा उतना टाइम मांगेगा, उतना मांगेगा, लेकिन ऑटोमेशन वाला मांगना आप क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो वही तुम्हारी क्या है, सेविंग है। तो उसको पूरा दिखाएंगे कि यार देखो 60% बचत हो रहा है। अगर यही काम मैनुअल से कराओगे तो पता चला, बताएंगे तुमको 18 करोड़ खर्च होंगे 5 साल में रिग्रेशन के पीछे। यही हम जब ऑटोमेशन से करेंगे तो यही काम 5 या 6 करोड़ में हो जाएगा, तुम्हारा 12 करोड़ क्या होगा, बचेगा। तभी तो क्लाइंट फिर पैसा डालता है कि हाँ यार, एकदम सेम ऐसे ही समझो कि जैसे हम लोग जैसे खेती करते हैं। अब चाहो, एक है कि हल से बैल से खेती कर लो, कम खर्चा लगेगा ना, एक बैल बहुत पड़ मिलेगा 20-25,000 30,000, 2 बैल खरीद ले आए 60,000 रुपये, है ना, तो खर्चा तो कम है। लेकिन लोग फिर क्या लेते हैं, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर खरीदने गए तो पता चला ट्रैक्टर कितने का है, 6 लाख रुपए का। शुरू में है मजा ना, लेकिन अब ट्रैक्टर के साथ बेनिफिट तुम देखोगे, जल्दी जोत देगा, है ना, जल्दी जोतेगा और कई काम कर सकता है। और प्लस इसके बाद उसका बेनिफिट ये है कि जब नहीं चलाना तो मत चलाओ। लेकिन बैल को तो भाई चाहे हल जोतो और चाहे न जोतो, दोनों टाइम भूसा दोगे, खाना दोगे, चारा दोगे उसको, मतलब वो उसका खर्चा कभी कम नहीं होगा। जब कैलकुलेट करोगे तो एक समझ में आएगा कि 5 साल 7 साल के बाद ट्रैक्टर फायदे में निकल जाएगा और बैल से खेती क्या हो जाएगी, महंगे में हो जाएगी। 60,000 फिर हर डेली को पता चला तुम 2 बैल रखे हो तो 200 रुपये रोज़ खिला डाल रहे हो, 200-300 रुपये उसे क्या कर रहे हो, रोज़ 300 रुपये तुम उसको पता चला उसको खिला रहे हो, तो एक महीने में 9,000 रुपये तो तुम खिला रहे हो। 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये तो उसको खिलाने में चला जाएगा। 3-4 साल जाते जाते क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। और इसके बाद भी न इतना फास्ट काम हो रहा है, न अच्छा काम हो रहा है, और पैसा भी क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इसीलिए तो ट्रैक्टर्स आए। वही है, समझ लो क्या है ऑटोमेशन, कि मैनुअली जो काम हो रहा था वही क्या कर दे ऑटोमेटिकली। अच्छा ये भी है, मैं वो बैल है, गुस्सा भी करेगा कभी कभी, हाँ कभी कभी भाई तुमको आके मार भी देगा। ट्रैक्टर तो ऐसा नहीं करेगा ना। ऐसे ही मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर में एक अंतर है। मैनुअल टेस्टर है, हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं या हम रिग्रेशन आप खुद ही करते हैं। कभी कभी मेरा मूड ख़राब भी रहता है, कभी कभी अच्छा भी रहता है, कभी कभी हमें छुट्टी भी लेनी है, तरह तरह की चीज़ें हैं ना मेरे साथ।
लेकिन जो कोड है, कोड को छुट्टी नहीं लेनी। हम ऑटोमेशन का कोड लिख देंगे, उसे छुट्टी नहीं। उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं लगता। और फिर मेरे साथ काम करने की लिमिट है कि हम 8 ही घंटे काम करेंगे, 9 बजे आए तो 5 बजे क्या करेंगे, बंद करेंगे और निकल लेंगे घर। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा थोड़ी ना है। हमने अपना जो कोड लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दी, ऑटोमेशन वाली, टेस्टिंग वाली, वो क्या होगी, उसे दिन चलाओ चाहे रात चलाओ चाहे रोज चलाओ, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको छोटी सी ज़रूरत है क्या, उसको बिजली मिलती रहे और एक कंप्यूटर उसको रहे, तो बस सब सारा काम होता है। इसीलिए आया क्या, ऑटोमेशन टेस्टिंग, कि जो काम मैनुअली हो रहा है उसको क्या किया जाए, ऑटोमेट किया। इसीलिए आई क्या, ऑटोमेशन टेस्टिंग। और ऑटोमेशन टेस्टिंग के इतिहास की बात करें तो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है ये आज सद चुकी है, आज के 25 साल पहले, 25, 26, 27 साल पहले ही या 30 साल पहले ही ऑटोमेशन टेस्टिंग आ चुकी थी, समझ रहे हो। लेकिन उस समय आई थी जब ऑटोमेशन टेस्टिंग, तब ऑटोमेशन टेस्टिंग लोग करते थे, लेकिन वो करने वाले जो होते थे उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि कोड लिखना तब उतना आसान नहीं था। हर काम के लिए सारा कोड खुद से लिखना पड़ता था। हर काम करने के लिए सारा कोड, पहले सारा कोड तैयार करो, फिर उस कोड को यूज करके, जैसे तो अभी तुम लोग करते हो, हम कहे कुछ फंक्शन, हम कहे ये काम कर दो, जोड़ दो, तो ऐसे थोड़े मुंह से जोड़ दोगे भाई। क्या लिखोगे, पहले फंक्शन बनाओगे ना, पहले कोड लिखोगे, तब वो कॉल करोगे, तब कहीं जाके वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हर काम के लिए सब चीज़ पहले आदमी पहले खुद तैयार करता था, और फिर इसके बाद उनको कॉल करके अपने कोड को या फंक्शन को कॉल करके क्या करता था, टेस्टिंग। तो इसमें बहुत मेहनत लगती थी, सब कुछ था। तब इसीलिए कुछ कंपनियां आई, उन्होंने कहा यार जो तुमको ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों को, जैसे अच्छा टेस्टिंग क्या है, जैसे हम कहें फेसबुक की टेस्टिंग करो, लॉगिन की, तो क्या करोगे, ब्राउज़र लॉन्च करोगे, फिर facebook.com खोलोगे, फिर यूज़र नेम ढूंढोगे कहाँ है, फिर इसमें यूज़र नेम सही डालोगे, फिर पासवर्ड डालोगे, फिर लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तब होगा। अगर पहुँच गए अंदर तो तुम कहोगे हाँ लॉगिन सही चल रहा है, नहीं पहुँचे तो कहोगे यहाँ डिफेक्ट है, लॉगिन प्रॉपर हो नहीं रहा है, हम सही यूज़र नेम पासवर्ड डाले हैं फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो ये क्लिक करना है, क्लिक कैसे करना है, ये कोड भी पहले कौन लिखता था, ऑटोमेशन टेस्टर खुद लिखता था। तब बाद में कुछ कंपनियां आई, ठीक है। जैसे एक कंपनी थी, उस समय फेमस कंपनी थी मरकरी, एक कंपनी थी मरकरी, और तो उन लोगों ने कुछ टूल नए नए बनाए। उन्होंने कहा आपको टेंशन नहीं है, क्लिक कैसे करना है, इसके लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड लिख के फंक्शन बना के हम लोग आपको दे देंगे, आपको बस क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है। तो काम मेरा आधा हो गया कि नहीं हो गया, और आसान भी हो गया। भाई क्लिक कैसे होगा अंदर से, ये करना मुश्किल काम है, लेकिन फंक्शन को कॉल करना क्या है, आसान काम है। तुम ही देखे हो ना, फंक्शन लिखना मुश्किल है, कॉल करने में तो एक लाइन में फट से क्या होता है, कॉल होता है। तब कुछ कंपनियां, मरकरी वालों ने कई क्या बनाए, अपने टूल बनाए, कई प्रोडक्ट बनाए ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। उन्होंने कहा हर काम करने का हम रेडीमेड फंक्शन बना के रख देंगे, अब आपको बस कुछ नहीं करना, उनको क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो भाई बड़े कई टूल थे उस समय, जैसे उस समय एक टूल था उन लोगों का, मरकरी वालों का, विन रनर, एक था लोड रनर, है ना। और विन रनर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करता है। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जानते हो ना, जो सिस्टम पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या, डेस्कटॉप। जैसे टैली यूज करते हो, तो टैली कैसे लोग यूज करते हैं, पहले सिस्टम पे टैली क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो ना, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। तो विन रनर आया था डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, और लोड रनर आया था किसके लिए, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए। परफॉर्मेंस मतलब समझ रहे हो, परफॉर्मेंस ऐसे, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे अमेजन है, एक टाइम पे 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ये टेस्ट करना पड़ता है जब बन रहा होता है, कि अगर हमारा प्लान है कि 1 लाख लोग इसको यूज़ करेंगे, तो जब 1 लाख लोग इकट्ठे इसको सामान खरीदने आएंगे, इतना ट्रैफिक आएगा, तो मेरा सर्वर उसको झेल भी पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लोड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, लोड टेस्टिंग। तो उसके लिए टूल लोग ले आए थे क्या, लोड रनर। एक विन रनर था और एक क्या था, लोड रनर। और एक और कंपनी थी उसी टाइम, उसका नाम था एस्ट्रा। इसने भी अपना एक छोटा सा टूल बनाया था, उसका नाम रखा था क्विक टेस्ट। एस्ट्रा क्विक टेस्ट करके ये लोग भी अपना एक टूल बनाए थे मार्केट। जब ये टूल बनाए, इनका भी टूल क्या था, चल रहा था, थोड़ा छोटा था, और लेकिन इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं थी जितनी बड़ी मरकरी थी। लेकिन मरकरी को इसमें
पोटेंशियल दिखा, किसमें, एस्ट्रा क्विक टेस्ट के इस टूल में। तो जो भी था एस्ट्रा को बाद में मरकरी ने क्या किया, खरीद लिया, पूरी कंपनी खरीद ली, टेक ओवर कर लिया। ठीक है, तो जब टेक ओवर किसी कंपनी करोगे तो उसके सारे वर्क, सारे टूल, सारी चीज़ क्या हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। और फिर इन लोगों ने, मरकरी वालों ने अपने टूल का नाम रख दिया QTP, नाम बदला। अब नाम रखा उसका क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। क्या नाम रखा, क्विक टेस्ट प्रोफेशनल। और कहा हर चीज बना करने का कोड इसमें है। और ये जानते हो जो विन रनर था, इसलिए नाम विन रनर रखे थे। विन का मतलब डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, इसलिए इसका नाम क्या रखे थे, विन रनर। लोड रनर, लोड टेस्टिंग करनी थी कि ढेर सारा लोड रहेगा तो कैसे काम, इसलिए इसका नाम क्या रखा था, लोड रनर। और इसका नाम रखा, ये एक QTP ये बना था किसके लिए, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। ये सब वेब बेस्ड ही तो है, जैसे तुम्हारा ये पावरसॉफ्ट है, ये सब क्या है, वेब बेस्ड है ना, जो ब्राउजर पे चलते हैं। फिर इनके लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए टूल था क्या, QTP। बाद में मार्केट इसका चलता रहा, ये टूल था और धीरे धीरे करके मार्केट में आया भी और लोग यूज भी कर रहे थे। तब बाद में, और कंपनी का नाम क्या था, मरकरी था, जिसके सारे टूल थे। और सबसे फेमस कंपनी ऑटोमेशन की दुनिया में उस समय वही थी, मरकरी भी थी। और एक बड़ी कंपनी का नाम तुम लोग सुने होंगे, नहीं सुने हो तो भाई जान जाओ, IBM एक कंपनी है। अरे कंप्यूटर्स आते थे पहले IBM के। IBM आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। और IBM एक ऐसी कंपनी है जो 20 साल पहले से वर्क फ्रॉम होम दे रही है। 15 साल पहले से IBM में था वर्क फ्रॉम होम का कल्चर। IBM अब भी है, गुड़गांव में है। तो IBM जो है, IBM का भी एक टूल था उस समय, उसका नाम था रेशनल रोबो। उसका वो लोग नाम रखे थे क्या, रेशनल रोबो। ये भी एक टूल था, महंगा टूल था। इसी एक ही टूल में वो लोग सब देते थे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी कर लो, परफॉर्मेंस भी कर लो, सब इसी टूल में कर लो। बड़ा महंगे ये सब टूल, लेकिन बड़े महंगे थे ये सब टूल, बड़े महंगे थे। मतलब महंगे का मतलब एक सिस्टम पे एक बंदे को यूज़ करना, जैसे हम लोग QTP यूज़ करते थे तो उस समय उसकी कॉस्ट थी लगभग 18 लाख रुपए। 15-16 लाख रुपए कंपनी देती थी, तब मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता था, तब हम अपने इस कंप्यूटर पे QTP के सहारे ऑटोमेशन किया करते थे। इतना महंगे ये टूल थे। और ये जो रेशनल रोबो था, इसी कीमत तो करोड़ों में थी, क्योंकि ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करता था, मतलब लोड टेस्टिंग भी करता था, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन की भी टेस्टिंग करता था, और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन तीनों भी करता था। तो ये लोग तो और पैसा चार्ज किया करते थे। ठीक है, तब कहीं जाके बाद में एक कंपनी है, ब्राउज़र का नाम सुने होंगे, फायरफॉक्स। कंपनी का नाम क्या है, मोजिला। कंपनी का नाम मोजिला है। तब मोजिला वालों ने एक नया टूल बनाया था जिसका नाम दिया क्या, सेलेनियम। और इसको बनाया कैसा, रखा इसको फ्री या ओपन सोर्स। कहा भाई बना दिए, नेट पे डाल दिए, लो यूज करो। तो लोग धीरे धीरे इस टूल को क्या करने लगे। टूल बनाने का मतलब यही होता है कि हर काम करने का कोड या फंक्शन क्या किया, मेथड बना के रख दिया। अब तुम्हारा काम सिर्फ क्या करना है, उन्हें कॉल करना। वो लोग इतना पैसा क्यों चार्ज करते थे भाई, QTP वाले अपना टूल बनाए हैं तो उसे पता चला वो लोग लाखों क्या बनाए हैं, मेथड और फंक्शन चीज़ें बना के रखे हैं। वो लोग तो ऐसे थोड़ी बनी होगी। वो लोग 150-200 आदमी हायर किए होंगे, वो लोग कई साल काम किए होंगे, उनको पहले बैठा के वो सैलरी दिया होगा, वो लोग काम किए होंगे, तब तो मार्केट बेच रहा है। जब बेच रहा है तो सारा खर्चा जोड़ेगा ना अपना, वो कि भाई हम इसके रिसर्च में इतना पैसा लगाए हैं, 4 साल से 150 आदमी को हम बैठा के काम करवा रहे थे, अब बेचने की बारी आई है तो वो क्या करेगा, अपना जितना खर्च है 4 साल में खर्च किया है, रिसर्च में जितना काम किया है, सब किया है, सारा खर्चा जोड़ेगा और अपना प्रॉफिट वो करेगा, एडवर्टीजमेंट की सब कुछ जोड़ जाड़ के तो कास्ट अपनी निकालेगा। तभी ये टूल इतने महंगे थे कि 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख का एक सिस्टम पे। सोचो एक प्रोजेक्ट में अगर 4 ऑटोमेशन टेस्टर हैं, पता चला 50 लाख रुपए तो किसमें चला गया। 50 लाख तो जाओ पहले मरकरी को दे के आओ, तब वो लोग क्या करेंगे, तुमको लाइसेंस देंगे, तब उनका 4 लोग अपना सिस्टम पे सॉफ्टवेयर क्या करोगे, यहाँ इंस्टॉल करके टेस्ट करो उनके थ्रू, तब तुम ऑटोमेशन टेस्टिंग की शुरुआत करोगे। और ऐसा नहीं कि उनका टूल ले आए तो अपने आप आँख बंद कर लियो कर रहा ना भाई, तो टूल दिए हैं। अब हमारे जैसे ऑटोमेशन टेस्टर उसको उस टूल को इस्तेमाल करके ऑटोमेशन करेंगे। बस उस टूल का फायदा क्या था, उस टूल का फायदा ये था कि अब ऑटोमेशन करना क्या हो गया, आसान हो गया। जैसे फरसा है फरसा है जिससे जमीन खोदते हो, वो क्या है, टूल है। बिना फरसे के भी पत्थर से भी खुदाई कर सकते हो,
लेकिन तब खुदाई क्या होगी, मुश्किल होगी, टाइम टेकिंग होगी, है ना। फरसा एक क्या है, टूल है, उसमें उसका सिस्टम है कि भाई नीचे लोहा लगा है, पकड़ने के लिए हैंडल है, ये है, पूरा एक व्यवस्था है। अब उससे करोगे तो दिन में ज़्यादा काम कर डालोगे कि नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना फरसा ले आ दिए तो अपने आप ही तुम्हारा हो जाएगा, वो जहाँ मिट्टी निकाल देगा और मिट्टी डाल देगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। आदमी तो बस यही है, अब आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए टूल होते हैं, टूल कोई जादू थोड़ी ना है। तो सेलेनियम आया, ये फ्री था, ओपन सोर्स, लेकिन ये टूल ज़्यादा चल नहीं पाया। ये चलता था मोजिला पे, और उस समय दुनिया पागल थी किसके पीछे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र चला करता था ना। 95% लोग दुनिया में क्या यूज़ किया करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इनका ये टूल, उसके ऊपर मोजिला वालों का ये जो टूल था सेलेनियम, फ्री चलता ही नहीं था। तो फ्री होने के बावजूद इसको कोई यूज नहीं करता। फिर इसके बाद अभी भी मार्केट किसका था, QTP का ही। और ये कब की बात है, सेलेनियम आया था आई थिंक 2004 में। फिर 2006 में इन्हीं लोगों ने एक नया टूल ले आए, उसका नाम रखा। और एक चीज़ और बता दें, जो जावास्क्रिप्ट तुम लोग पढ़े हो, सेलेनियम पहली बार किसमें बना था, जावास्क्रिप्ट में ही बना। किसमें बना था, JS में ही बना था सेलेनियम। और इसका नाम सेलेनियम क्या था, इसका नाम था सेलेनियम RD। तब ये लोग, फिर वही लोग मिलकर एक नया टूल ले आए, सेलेनियम RC। अब इस बार इसमें पैसा, इसमें खर्च कौन किया था, इन्वेस्ट इसमें। अब जब 2006 में सेलेनियम RC आने वाला था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इनका था, मोजिला वालों का भी था। और एक मेजर जो इन्वेस्टमेंट था या रोल था, वो एक कंपनी यहीं गुड़गांव में है, थाटवर्क्स, US की कंपनी है। थाटवर्क्स वालों ने बनाया एक टूल, क्या, सेलेनियम RC। ये भी आया, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। ये टूल भी चल नहीं पाया साल, जब भी फ्री था, सारे ये सब पे चलता था, मतलब फायरफॉक्स पे भी, और किस पे, और इंटरनेट एक्सप्लोरर सब पे चलता था। लेकिन फिर भी ये टूल चल नहीं पाया। कमियां थी इसके अंदर कुछ ऐसी कि लोग शुरू में तो अच्छा लगता था, बाद में जाके हम लोग क्या हो जाते थे, फंस जाते थे। और बाद में फंस जाओ तो बड़ी दिक्कत होती है, तब ना आगे आदमी जा पाता है ना पीछे। क्या करे, पता चला 1 साल काम कर चुके हैं, 5 लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए उसके ऊपर काम करने में डाल चुके हैं। अब आगे जाके रुक गए तो क्या करें, अब आगे न बढ़ पाए, छोड़ दे, तो जो 1.5 करोड़ लगाए हैं वो भी तो मेरा चला गया ना। इसीलिए चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें, मेरा रास्ता कभी ऐसा ना हो बीच में ले जाके हमको रास्ते में क्या करे, छोड़ दे। तो भैया ना हम इधर के हुए ना उधर के हुए। अब सेलेनियम में तब वही हुआ करता था। तब ये लोग, इन्हीं लोगों ने फिर इस बार इसमें फंडिंग गूगल ने भी की थी। तब एक नया टूल बना मार्केट में, सेलेनियम वेबड्राइव, जो यहाँ की पुरानी बैचेज ने सबसे पहले वो लोग यही टूल पढ़ा करते थे। कौन सा, सेलेनियम वेबड्राइव। और ये जब टूल आया है तो सेलेनियम RC से इसने बहुत कुछ सीखा था कि हम क्या गलतियाँ रह गई RC, इसलिए एक नए कंसेप्ट के साथ ले आए ये लोग इसको, सेलेनियम वेबड्राइवर। ये 2009-10 में आया है, और 2011 तक आते, लेकिन 2 ही साल के अंदर ये मार्केट पकड़ना स्टार्ट कर दिया। 2011-12 तक आते ये टूल क्या हो गया, एकदम फेमस हो गया। और फ्री था, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था QTP से। तो फिर उसी दिन से QTP के बुरे दिन स्टार्ट हुए। QTP क्या हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ, और सेलेनियम ऊपर जाना शुरू हुआ। ठीक है, फिर पूरी दुनिया में छा गया सिर्फ एक ही टूल, सेलेनियम। जिसके मुंह से सुनो एक ही नाम सुनाई देता था, क्या, सेलेनियम। और सेलेनियम एक ऐसा टूल था जिसे कोई भी प्रोग्रामर हो, चाहे जावा का हो, .NET का हो, पर मतलब एक ऐसा टूल था जो 6 लैंग्वेजेस को क्या देता था, सपोर्ट देता था। और प्लस लगभग 6 ब्राउज़र्स को भी क्या करता था, सपोर्ट देता था। और फ्री था, और उस समय QTP भी चला करता था। और उस समय QTP की हालत ये थी कि आज भी वो एक देता था कायदे से, और बाकी वो कायदे सपोर्ट नहीं करता था। मतलब एक ही टूल, एक ही लैंग्वेज और एक ही 2 ब्राउज़र पे चला करता था, और पैसा लेता था कितना, 12 लाख 14 लाख। और एक था फ्री में, एक था क्या, फ्री में 6 लैंग्वेज का सपोर्ट, 6 ब्राउज़र का सपोर्ट, और पैसा कोई कुछ भी नहीं। तो वही है, फिर QTP धीरे धीरे डाउन होना शुरू हुआ, और रैशनल तो ऐसे ही धीरे धीरे गायब हो गए थे। और फिर इसके बाद सेलेनियम उठना क्या हुआ, मार्केट में स्टार्ट। अब ऐसा कब तक चला,
फिर 2020 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, जिनका ये विंडोज़ है, 2020-21 में, तब इन लोगों ने कहा कि एक नया टूल बनाया जाए और उसका नाम रखा क्या? प्ले राइट। क्या नाम रखा जाए? प्ले राइट। और तब उन लोगों ने 2020-21 में उस पर काम शुरू किया। 2021-22 में पहली बार क्या हुआ, इसको लॉन्च किया कि एक नया टूल है। और भाई इनको पता था कि सेलेनियम में क्या क्या कमियां हैं, सारी उन चीज़ों को, या सेलेनियम में क्या क्या मुश्किल से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बना दें, अपने टूल में क्या बना दें, आसान बना दें, लोगों के लिए यूज करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। फिर वही है, धीरे 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 करके अब वही हालत फिर हुई है जो 2011-12 में QTP और सेलेनियम के बीच में था। QTP डाउन होना शुरू हुआ और सेलेनियम ऊपर जाना शुरू हुआ। अब वही स्थिति में दुनिया फिर से ऑटोमेशन की पहुंच गई है। सेलेनियम अब क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। अब प्ले राइट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बताएं, प्ले राइट अभी हम लोग यूज़ करेंगे ना, क्या प्ले राइट? तो प्ले राइट में है क्या? अरे यार, प्ले राइट में कुछ नहीं है। प्ले राइट हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ, हैं? जावास्क्रिप्ट तो जानते हो क्या है? कुछ नहीं। अगर प्ले राइट तुमको डाउनलोड करके कहीं से दिखाएं तो प्ले राइट के अंदर जाके देखोगे तो ढेर सारे मॉड्यूल्स होंगे। क्या होंगे भाई? जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे, जावास्क्रिप्ट में बनाया है टूल को, तो क्या कैसे बनाया होगा उन लोगों? प्ले राइट को अगर खोल के देखोगे तो अंदर दिखाई देगा ढेर सारे मॉड्यूल, मतलब ढेर सारी वो फाइलें जिनका एक्सटेंशन क्या होगा, .js। उनके अंदर खोल के देखोगे तो दिखाई देगा यही मॉड्यूल में वेरिएबल हैं, फंक्शन हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, यही सब भरे पड़े। अब क्यों बना के रखे हैं? ऐसे नहीं मजे के लिए बना के रखे हैं, वो इसलिए बना के रखे हैं, हर काम करने का उन लोगों ने फंक्शन या मेथड बना दिया। अब से जैसे तुम्हें क्लिक करना है, जैसे मान लो तुम्हें ब्राउज़र लॉन्च करना है, तो तुम्हें हाथ से नहीं, एक वो लोग बना दिए हैं कि भैया ये लो, लॉन्च नाम का क्या है, एक लॉन्च नाम का क्या है। जैसे एक बना दिया कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, मान लो सर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, प्ले राइट, और उसके अंदर लॉन्च नाम का क्या है, एक फंक्शन है। लॉन्च नाम का क्या है, फंक्शन है या मेथड है, जो भी कहो, ठीक है। और उस लॉन्च, अगर इसको कॉल करोगे तो वो ये ब्राउज़र क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। तो हाथ से करने की जरूरत नहीं है। प्ले राइट के अंदर जो बनी है क्या, मॉड्यूल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स, आप बस उन्हें क्या करो, कॉल करो। हम लॉन्च मेथड कॉल कर देंगे तो ब्राउज़र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। इनका एक मेथड और है, गो टू मेथड में URL दे दोगे तो देखो फट से URL भी अपने आप खोल देगा। हाँ, जैसे कहीं टाइप करना है, यूजर नेम लिखना है तो लिखते हो ना, नहीं लिखना अब से ये याद रखना है, इनका एक मेथड है टाइप मेथड कॉल करोगे वो जाएगा, क्या करेगा, लिख देगा, यूजर नेम टाइप कर देगा। पासवर्ड मेथड कॉल करोगे तो क्या, पासवर्ड टाइप कर देगा, पासवर्ड। क्लिक मेथड कॉल करोगे तो क्या करेगा, लॉगिन बटन पे जाके क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। आ रही बात कुछ समझ में? तो बस यही है टूल का मतलब, यही है जो दुनिया भर के ऑटोमेशन के टूल मिलते हैं उनका मतलब यही है, हर काम करने का वो रेडीमेड मेथड बना के सब वो लोग मेहनत करके बना के रख के एक जगह इकट्ठा करके तुमको पकड़ा दें, कहेंगे लो अब ऑटोमेशन करो। और एक बात बता दें, अगर ये टूल ना हो तो ऑटोमेशन हम तब भी कर सकते हैं, लेकिन तब हम ऐसा होगा जितना काम हम टूल के सहारे 1 साल में करते, अगर हम बिना टूल के सहारे काम करने की कोशिश करेंगे तो वही काम करने में हमें 4 साल लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। इसीलिए तो टूल हम लोग लेते हैं। वही है जैसे हम कह रहे हैं ना कि तुम्हें दे रहे हैं पत्थर का टुकड़ा और कहते हैं भाई काम करो 5 फीट का गड्ढा खोद दो, तो पता चला तुम 1 हफ्ते में खोद पा रहे हो, वही एक फरसा पकड़ा दें एक ही दिन तो 5 फीट का गड्ढा तुम 8 घंटे में या 6 घंटे में क्या किए, खोद के हटा दिए। कोई भी चीज़ उठा के देखो तो टूल यही है कि उसमें चीज़ को करने के लिए रेडीमेड स्पेशल चीज़ें बना के रख दी गई। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, वही पत्थर लोगे, बड़ी मेहनत है ना। पहले तो क्या करोगे, पहले पत्थर लोगे, फिर पत्थर को घिसोगे, फिर पैना करोगे, उसे है नुकीला बनाओगे, फिर है दुनिया भर का ड्रामा करोगे कि नहीं करोगे, तब फिर कहीं खोदना शुरू करोगे, तब भी उतनी अच्छी स्पीड नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमको बनी बना कोई टूल मिल जाए तो काम वो भी वही कर रहा है, बस तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेहनत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तो टूल करते हैं, इसीलिए तो हम प्ले राइट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ, चाहे तुम पत्थर से गड्ढा खोदो और चाहे फरसे से,
लेकिन गड्ढा खोदने का तो पता होना चाहिए गड्ढा कैसे खोदा जाता है। तो वैसे ही ऑटोमेशन तो आपको आना ही पड़ेगा। और अच्छा एक चीज़ ये है, अब लेकिन हाँ, टूल में तो क्या बने हैं, मेथड बने हैं। अब उन मेथड को कॉल करोगे तो ऐसे मनमानी तो मेथड नहीं कॉल होते, उनके तो भी नियम कानून है। भैया नाम से कॉल करो, ब्रैकेट लगाओ, फलाना करो, ढिमाका करो, ये सब बताया गया है कि नहीं बताया? यही सब तो आपको सिखाया जा रहा था इसलिए इतने दिन से, क्योंकि आप टूल यूज करोगे। टूल हवा में अपने आप नहीं यूज होगा, टूल को यूज करने के लिए किसी कंप्यूटर के लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। और वो लैंग्वेज हमने चुनी है क्या, जावास्क्रिप्ट। इसीलिए आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज क्यों चाहिए थी, कि जिससे कि आप जो जावास्क्रिप्ट में बना हुआ टूल प्लेराइट है उसके फंक्शंस को कैसे कॉल करना है, उनकी वैल्यू कैसे लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे काम आप कर सको। ये तो एकदम मस्ट है जो आपका जावास्क्रिप्ट है। सर ये किसकी लैंग्वेज की काम करती है? वैसे प्लेराइट, जावा वाला बंदा भी प्लेराइट यूज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट वाला भी कर सकता है, टाइप स्क्रिप्ट वाला भी कर सकता है, पाइथन वाला भी कर सकता है अभी, और आई थिंक शायद सी शार्प वाला भी कर सकता है। लेकिन पर्ल, पीएचपी, रूबी ये लोग नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो हम लोग को तो किसमें यूज करना है, लेकिन दुनिया मैक्सिमम यूज कर रही है 95% किस पे, जावास्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट। अभी हम कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद तब इंट्रोड्यूस करेंगे क्या, टाइप स्क्रिप्ट। क्योंकि थोड़ी जावास्क्रिप्ट की कमियां देख लोगे तब तुम्हारे लिए समझना, क्योंकि वही तब हम तुमको बताएंगे टाइप स्क्रिप्ट, तब तुमको समझ में आएगा अच्छा टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का ये फायदा है ना। जावास्क्रिप्ट के कुछ नुकसान भी हैं, आगे दिखेंगे। और टाइप स्क्रिप्ट कोई अलग चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही उन लोगों ने लिखी है एक नई लैंग्वेज, क्या, टाइप स्क्रिप्ट। वो अंदर खुद यूज करता है टाइप स्क्रिप्ट किसका, जावास्क्रिप्ट का ही। अंदर से वो जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन बाहर से बना दिए हैं क्या, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम लोग उसी को यूज करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, नेक्स्ट टास्क यही है कि अब हमको प्लेराइट नाम के टूल को क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जो टूल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। जाओ डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इसके लिए ही जावास्क्रिप्ट वालों ने एक चीज़ है जिसका नाम है NPM। क्या नाम है, NPM। NPM कहाँ से आया, N मतलब नोड, P माने पैकेज, M माने मैनेजर। मतलब क्या, नोड पैकेज मैनेजर। वो एक जगह है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बने लगभग सारे टूल दुनिया के रखे हुए। तो तुम्हें इंस्टॉल करना है, कुछ नहीं चाहिए, बस नेट का क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। और जब इंस्टॉल करना हो तो बस तुमको एक कमांड लिखनी पड़ेगी, क्या, npm स्पेस प्लेराइट स्पेस इंस्टॉल। लेकिन आपके सिस्टम में उसके पहले नोड होना चाहिए। इस सिस्टम पे तो नोड है ही। जैसे मान लो ये एक फोल्डर वैसे बना दे रहे हैं, इसका नाम क्या रख दे रहे हैं, टेस्ट। अब इसी के अंदर हमें इंस्टॉल करना है, तो कमांड खोलना, कमांड करना तो सब कुछ सिखाया गया था ना। क्या लिखोगे यहाँ, पूरा सेलेक्ट करके क्या लिखोगे, CMD और इंटर मारोगे, आ गया। अब लिखोगे npm प्लेराइट। देखो डाउनलोड हम कुछ नहीं किए। अच्छा एक मिनट, या इसको ये देखना पड़ेगा हैं। हाँ @ भी है ना। हाँ इनिट तो करोगे ही, ठीक है। एक मिनट, क्यों इतना ड्रामा करना। क्या लिखें, प्लेराइट इंस्टॉल कमांड भी आ जाएगा तो आ जाएगा। ये यही लेटेस्ट। सोच रहे हो डाउनलोड कुछ नहीं करना, कुछ हम खोल रहे हैं, बस हम ये लिखा। अब देखो घूम रहा है ना, ये देखो घूम रहा है ना। अब ये क्या करेगा, हाँ UI कर दो,
बता रहा है कि 1.17.139 गेटिंग स्टार्टेड किस में करना है, टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इंटर मारो, इंटर मारो। चलो ये भी इंटर मार दो। लो, अब देखो आके अभी देखो, अभी चल ही रहा है, अभी चल रहा नहीं, चला घूम रहा है। अब कुछ देर के बाद ये देखो आ गया कि नहीं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, इसी के अंदर प्लेराइट आ चुका है कि नहीं। और अंदर जरा जाके देखो क्या है प्लेराइट के अंदर, कहीं भी देखो, लिब में जाओ, सब देखो जेएस फाइल्स है कि नहीं, सब के अंदर क्या है सर, जेएस फाइल है कि नहीं। और कितनी होंगी ऐसी, बहुत होंगी, मतलब हजारों होंगी, हजारों जेएस फाइलें हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनके अंदर लाखों फंक्शंस और क्या हैं, मेथड्स। ये सब कुछ पैक करके वो लोग रखे हुए हैं, बस आप यहाँ से क्या करो, कमांड चलाओ, आपके लैपटॉप में सब आ जाएगा। अब आपको बस यही सीखना है कि उनके ऑब्जेक्ट को, उनके फंक्शन को, उनके मेथड को आखिर यूज कैसे करना है, किस काम के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा मेथड है, कौन सा फंक्शन है, यही आपको सीखने की जरूरत है। अभी देखो हो ही रहा है, अभी चल रहा है। अभी चलता रहेगा ये भाई। तीनों ब्राउज़र के लिए भी सपोर्ट ले आएगा ना, मतलब ये होने के बाद देखो यहाँ लिखा होगा, तीनों ब्राउज़र के लिए भी करेगा ये। अभी किसके लिए कर रहा है, क्रोमियम है ना, अभी क्रोमियम करेगा, एज करेगा, फायरफॉक्स करेगा, समय लेगा, लेकिन अब इसके बाद तुम्हारे लैपटॉप में ये चीज़ आ जाए। और अब सब रेडीमेड चीज़ तैयार है, अब तुमको यही सीखना है कैसे इनको कॉल करें, कैसे इनको यूज करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो कुछ ऐसा नहीं है, जो टूल बनाते हैं वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते। अंदर जाके देखोगे तो वो लोग भी क्या बनाए होंगे, जैसे तुम लोग जेएस फाइल बना रहे थे वैसे वो लोग भी जेएस फाइल बना के बैठे, है ना। क्लियर है ये? चलो आज इतना ही रखते हैं, टाइम तो हो गया यार, 1 नहीं बज गए।